वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता होगा कि पर डे हम लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी एग्जाम हैं जो मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है उन सभी पर आपको एक एक लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज क्योंकि कल मैंने EVS कवर कर दिया था, यानी पर्यावरण का एक लेक्चर आपको दे दिया है, तो उसका टर्न अब कल आएगा। आज हम लोग BPO के स्टूडेंट, जो कि आपको पता होगा एक मेंस एग्जाम लगा हुआ है, लिक्विड प्रेस बच्चों को पता होगा, तो उसके लिए मैंने एक मास्टर प्लान सोचा है कि क्यों ना जितना भी आपका कंटेंट है चैप्टर वाइज एक बोर्ड पर लिख दिया जाए और उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि BPO में मैथ रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सवाल सॉल्व नहीं करने हैं। आपको क्वेश्चन आता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप करने जाओगे, लेकिन पूरा खेल GS का है और GS सुनने या पढ़ने से ही याद होगी। तो इसलिए इस लेक्चर में आप जो देखें, ये हमारा पहला लेक्चर है। आपको पता होगा मैंने टॉपिक नंबर 1 के सब टॉपिक में लिख दिए हैं कि पहले टॉपिक का BPO जो है आपसे उस ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं संवैधानिक उपबंध, ये आपसे पूछेगा। उसमें 6 सब टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि पहला सब टॉपिक दिया गया आपसे परंपरागत पंचायतें एवं ब्रिटिश काल पंचायत व्यवस्था, यानी कि पुराने समय में जो पंचायती व्यवस्था थी वो किस तरह की थी। और उसके बाद क्योंकि आपको पता है धीरे अंग्रेज यहाँ पर आ गए थे, तो उन्होंने पंचायती व्यवस्था में किस तरह से बदलाव किए। उसके बाद स्वतंत्र प्राप्ति के बाद पंचायती व्यवस्था किस तरह से रही होगी, यानी कि आपको पता है अंग्रेज जब यहाँ आए तो कुछ और चेंज हुआ होगा, जब वो चले गए तो कुछ और पंचायतों में क्या चेंज हुआ, पंचायती राज समिति क्या है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम क्या है, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार क्या है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक उपबंध व्यवस्था में महत्वपूर्ण संशोधन है। तो इस तरह के 6 ये सब टॉपिक है। एक बात समझ लो, जितनी भी हमारी क्लास, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक टॉपिक आपका जो है 10 से 15 20 नंबर का आ ही रहा है, यानी कि ये टॉपिक मैंने कवर किया तो आपके 10 से 15 नंबर कवर हुआ है। फिर अगला टॉपिक, तो इस बोर्ड से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये 100% है। बस आपको धैर्यपूर्वक ये पूरा यहाँ पे देखो जो भी लिखा हुआ वो आपको दिख नहीं रहा होगा, या दिख रहा होगा बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो आपसे उससे मतलब नहीं, आप बस इसको ईमानदारी से सुने और उसके बाद ये वीडियो को 3-4 बार सुनना है। और सुनने के बाद आपको कुछ लग रहा है तो आप उसके नोट्स बना लीजिए, और आपको नहीं लग रहा है तो जो है आप सिर्फ सुनिए इसको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। पढ़ तो आपने लिया होगा किताब से, आपने जिस तरह से। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, जिनको ये लग रहा है कि ये टॉपिक आपका कवर है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उनके जरा आंसर दीजिएगा। पहला आपका क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश में OBC के लिए आरक्षण कब लागू हुआ था। क्वेश्चन सुन लिया होगा आपने कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत OBC के लिए उत्तर प्रदेश ने आरक्षण कब लागू किया था। दूसरा, ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार ने 50% आरक्षण लागू किया था महिलाओं के लिए। तो बताइए ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर महिलाओं के लिए 50%, यानी कि जो है 50% पहले राज्य बता दीजिए जिन्होंने ये 50% वाला कानून माना था और ये कब लागू हुआ था। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने पूछे, अगर आपको इसके आंसर पता है तो इस वीडियो को लगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना। कमेंट में इसके आंसर भी दे देना, नहीं तो फिर पूरा लेक्चर एक बार देखिएगा ईमानदारी से, और उसके बाद फिर मैं ये भी बताऊंगा कि जो मार्केट में किताबें हैं उनमें गलतियां कहाँ पर है ना, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो यहाँ पर गलती नहीं। आप मान रहे हो सर किताब में गलती नहीं है, नहीं, चलो मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने हनुमंतराव समिति जो है लिखा है 1983, ठीक है। जब आप यूथ कंपटीशन की किताब पढ़ोगे तो वहाँ पे इसका आंसर 1984 दिया है, ठीक है। बाकी और मैंने 3-4 रिसोर्स देखे तो वहाँ पर इसका आंसर 1983 दिया, जो कि सही है। तो इस तरह से यूथ की किताब अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, अच्छी किताब है, लेकिन उसको थोड़ा सवाल करके पढ़ो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पुरानी चीजें रख लेंगे या फिर थोड़ी मिस्टेक जो मिसप्रिंट हो गई वो रट लोगे और फिर बाद में आप कहोगे, क्योंकि एक नंबर के आधे नंबर से यहाँ पर क्या हो रहा है वो आपको पता होगा। चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूँ। ईमानदारी से आप पूरे लेक्चर को सुनिए, थोड़े लेक्चर बड़े भी हो सकते हैं लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं है ना। 15 से 20 वीडियो में ये मैं कवर करा दूंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो बताना कि ये पूरा वीडियो खत्म हो तो उसके बताना कि आपने कितना क्या रिवीजन किया या इससे कितना लाभ मिल रहा है।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रारंभिक पंचायतें की पंचायतें जो पुराने समय में चल रही हुई, तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो वहां पर पंचायतों के बारे में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो हम सीधे सीधे आते हैं वैदिक काल में, और वैदिक काल में आपको पता है स्थानीय स्वशासन के प्रमाण जो है मिलते हैं कि वो जो सभ्यता है क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और आपको पता है वैदिक काल यानी कि वेदों का काम रहा होगा। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है उसमें कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे आपकी विदत, सभा, समति। एक एक करके हम इनको देखेंगे। जो विदत है उसका ऋग्वेद में 122 बार प्रयोग हुआ है। जो विदत शब्द है उसका 122 बार प्रयोग हुआ है, और ये सामाजिक, धार्मिक और सैन्य क्षत्रिय की एक ऐसी संस्था थी, ठीक है, जिसमें महिला और पुरुष समान रूप से भागीदार होते थे। और ये जितनी भी संस्थाएं थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी कौन सी, विदत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सभा है उसका ऋग्वेद में 8 बार प्रयोग हुआ है। दूसरा, कुछ बच्चों की ये कमेंट आते हैं कि सर जो है क्वालिटी सही नहीं आ रही है, तो आप क्वालिटी इंक्रीज कर करके वीडियो देख लो, आपका कुछ घट नहीं जाएगा। मैं यहाँ से हाई क्वालिटी से बना रहा हूँ, आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हमने विदत कंप्लीट कर लिया था, आगे बढ़ते हैं। जो सभा है इसका प्रयोग ऋग्वेद में 8 बार प्रयोग हुआ है। सभा में क्या होता था, महिलाएं जो है वो भाग लेती थी। ठीक है, और उसके बाद जो महिलाएं थी उनको सभापति कहा जाता था, जबकि सभा का जो प्रधान है उसको सभापति कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से फिर आगे आगे आपको पता है, और वैदिक जैसे ही वो वैदिक काल खत्म होता है, इनके उत्तर वैदिक काल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो वहां पर महिलाएं का जो अधिकार है समाप्त हो जाता है। ठीक है, और जो सभा थी ये ग्रामीण मामलों से संबंधित सभा थी। ठीक है, महिलाओं का जो अधिकार है वो समाप्त होने के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में विदत, गण और परसर ये तीनों चीजें भी समाप्त हो जाती हैं, और जबकि सभा और समिति से बचती है, और सभा और समिति में भी इसके असीमित अधिकार जो है वो नहीं होते, यानी कि इसके अधिकार थे वो सीमित थे। ठीक है, और यहीं पर एक जीरो उपकार देते थे, इसका का भी उल्लेख है, जिसको हम लोग कहते थे बलि, और बलि ये जो है उसका उपचार रहता था। तो हम लोगों ने वैदिक काल का विदत और सभा को पढ़ लिया है। आते हैं हम लोग समिति में। तो समिति में जो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में ये शब्द जो है वो आया है 9 बार, और ये जो है आम जनता का सदन होता था, जिस तरह से आज वर्तमान में लोकसभा है, और इसका पद सभा से अधिक था, और समिति का जो अध्यक्ष है वो ईशान कहलाता है। आगे बढ़ रहे हैं, और आपको पता होगा कि अधिक था अथर्ववेद, उसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है माना गया है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, गण। गण और गण जो है इसमें क्या रहता है, ये आम सभा थी, जन सभा थी, लेकिन इसमें सिर्फ कुलीन लोग रहते थे, और इसका जो मुखिया है वो आपका गणपति कहलाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे लोग महाजनपद काल की ओर आए, क्योंकि आपको पता है कि महाजनपद काल में नगरों का जो है उदय हो जाता था, इसलिए यहाँ पर जो है ग्रामीण संस्थाओं को लगभग जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग मौर्य काल में आए, तो मौर्य काल में प्रांतों का जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। ठीक है, मौर्य काल जैसी याद उसमें क्या हुआ, प्रांतों का उल्लेख मिल रहा है, और उस मौर्य काल में लगभग 5 प्रांतों के बारे में आपसे पढ़ते हैं। इन 5 प्रांतों के नाम भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती, प्राची और कलिंग। इनकी राजधानी पूछी जाए तो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला है आपकी, दक्षिणापद की आपकी सुवर्णगिरी है, अवंती की आपकी उज्जैनी है, प्राची की पाटलिपुत्र है, और कलिंग की तोसली है। अच्छा, और अब मौर्य काल का जो प्रशासन है वो भी कई भागों में चल देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे छोटी इकाई से, यानी कि ग्राम से। अच्छा, ये छोटी इकाई से बात है तो फिर एक चीज आपने छोटी इकाई में लिख लीजिएगा कि ये जब वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल, और कुल जो है वो उसको कहा देखा जाएगा परवार। ठीक है, तो कुल से बनके क्या बनेगा, ग्राम। वो ग्राम का मुखिया कौन है, ग्रामीण। विस, ग्राम से बनेगा विस, विस का मुखिया कौन है, विस्पति। तो विस से बनेगा जन, जन का जो है सबसे बड़ी इकाई थी, वो इसका जो है मुखिया था वो बिहार आया। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। अब मौर्य काल में प्रशासन कैसे चलता था, तो सबसे पहले ग्राम था, ग्राम से मिलकर के था संग्रहण, और संग्रहण में लगभग 10 गांव आते थे। संग्रहण से जो बड़ा था वो था खारटे, इसमें आते थे 200 गांव। खारटे से आगे था द्रोणमुख, इसमें आते थे 400 गांव, और उसके बाद आता था स्थानीय, इसमें आते थे 800 गांव। ठीक है,
स्थानिक से जो बड़ा था ये था आपका आहार या विषय, जो कि आपका कहलाता था जिला। ठीक है, और इसका जो मुखिया था वो था स्थानिक या विषय प्रति। जिला से बड़ा था आपका यानी कि आहार या विषय से बड़ा था मंडल। मंडल को हम लोग उस समय कहते थे प्रदेश, और इसका जो मुखिया था वो था प्रादेशिक। ठीक है, उससे बड़ा था प्रांत। प्रांत का जो मुखिया था कुमार या आहार होता, और सबसे बड़ा था केंद्र, जहाँ पर राजा राज करता होगा। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इतनी देर में वैदिक काल से लेकर के मौर्य काल तक की बातों को समझ लिया है। हालांकि आपको पता होगा कि किताबों में ये बहुत ज्यादा संक्षेप में दिया है। अगर आप लोग चाहोगे तो हम लोग अगले वीडियो में मौर्य काल से आगे की भी जानकारी आपको दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा जो है लेंथी हो रहा था और हमें चीजों को बहुत ज्यादा कवर करना था, इसलिए मैंने जो है सिर्फ एक तरह से देखा है तो मौर्य काल तक कवर कर दिया है। ठीक है, तो प्राचीन जो आपकी प्रारंभिक संस्थाएं थी उसमें से मौर्य काल तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो आधुनिक भारत में की ओर जब अग्रसर हो रहे थे तो उस समय क्या था इनका जो सीन देखिएगा। सबसे पहले 1864 की बात आई, सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित हो गया था। ठीक है, उसके 1870 की बात आई तो यहाँ पर लॉर्ड मेयो आते हैं। इन्होंने पंचायत को कार्यात्मक और वित्तीय स्वतंत्रता जो है प्रदान करने की कोशिश की, तथा उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपर आए और इनको जो है कहा जाता था जनक या फिर जो है स्थानीय स्वशासन का जनक या फिर मैग्ना कार्टा। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने जो है स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए दो बोर्डों की जो है नियुक्ति की, जिसका नाम था तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड, तथा इसकी जांच के लिए 1907 में एक आयोग बनाया गया जिसको हम लोग शाही आयोग कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है राज्य विकेंद्रीकरण आयोग। ठीक है, अच्छा, इस शाही आयोग ने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने बताया कि हमें जो स्थानीय स्वशासन है उनको वित्तीय और कार्यात्मक संस्था के रूप में जो है स्वतंत्र कर देना चाहिए। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, अगर हमारे जो है ग्रामीण जो पंचायतें हैं उनकी स्थानीय स्वशासन में क्या रहा होगा, अगर हम लोग वित्तीय शक्ति उनको नहीं देंगे तथा उनको कार्य के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो कैसे जो है पॉसिबल है कि वहां पर विकास हो सके। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट हैं वो क्रिम से एक बार देखते जाइए और थोड़ी देर में आपको ये पता चलेगा कि आपने कम समय में जो है, लेकिन 2 से 3 बार भाई सुनना जरूर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे 1909 की रिपोर्ट आई उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद यानी 1915 में एक व्यक्ति आया, इसका नाम था आपको लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने जो है इस काम के लिए पूर्ण समर्थन किया कि हाँ भाई बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो स्थानीय स्वशासन है उसके लिए वित्तीय और कार्य संस्था बिल्कुल बनानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है 1919 जिसको आप लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इन्होंने वहां पे ये कहा क्या कि 2 विषय इन्होंने बताए, एक तो था आपका हस्तांतरण विषय, एक था आपका आरक्षण विषय। तो आपको पता होगा, आपसे पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन को उसमें कौन से विषय में डाल दिया गया था, कब 1919 में, तो आप कहोगे हस्तांतरण विषय में। अब आप कहोगे सर क्या बताएंगे नहीं हस्तांतरण विषय क्या होते हैं, तो भाई ऐसे विषय जिसमें गवर्नर जो है जो भी नियम कानून बनाता था तो वो भारतीय मंत्री की सहायता से बनाता था, उसको हस्तांतरण विषय कहेंगे। आरक्षण विषय क्या थे, जिसमें आपकी राजस्व और रक्षा ये सभी आते थे, तो गवर्नर जो है वो अपनी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा कानून बनाता था। ठीक है, तो अभी आप बताओ 1919 में जो है स्थानीय स्वशासन को किस विषय क्यों बना दिया, हस्तांतरण विषय बना दिया, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी रखे गए थे, यानी कि ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, इसलिए सोचे कि भारतीय होगी कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जब लोग 1925 में आते हैं तो क्या हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन जो है लागू हो गया। कब, 1919 में, और प्रांतों में जब द्वैत शासन आया तो उसके जनक जो माने जाते हैं लियोनल कार्टेस। ये भी क्वेश्चन याद कर लेना। जो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था वो 1925 में होता है समाप्त, और वो शासन जो है प्रांतों को हटाकर के शुरू होता है केंद्र में। और यहाँ पर 2 विषय होती हैं, केंद्र सूची और एक राज्य सूची। ठीक है, केंद्र सूची और राज्य सूची। और अब स्थानीय स्वशासन का जो विषय है वो आपका राज्य सूची में चला जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर एक छोटी सी मैं क्वेश्चन आपको बता दूं कि अभी आगे चलकर के बहुत सारी समितियां आएंगी, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी समिति दी है, तो देखो ये पीके थोंगन समिति है। इन्होंने यहाँ पर जो राज्य सूची का विषय था स्थानीय स्वशासन, अभी पीके थोंगन समिति 1988 में आएगी और ये बताएगी कि राज्य सूची का विषय भाई साहब हटा करके केंद्र सूची का विषय एक बार करो। मेरा ऐसा मानना है, मेरा सलाह है, आपको मानना ना मानना हो तो इस तरह से लिंकअप करके अगर पढ़ लोगे तो बड़ा आपको मजा आ जाएगा और चीजें आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी।
ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। हम लोगों ने जो है यहाँ से यात्रा पहले क्लास शुरू करके 1925 तक आ चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको पता होगा कि संविधान सभा बन और पहली बैठक होती है इसकी 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था का मुद्दा जो है उठाया गया, और इनका समर्थन का जो श्रेय है प्रसिद्ध गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो जब ये पहली बैठक हुई तो उसमें गांधीवादी नेता थे, उनका नाम है श्रीमन नारायण अग्रवाल। उन्होंने क्या किया कि पंचायती राज व्यवस्था को कहा गया कि भाई इसको जो है डीपीएसडी यानी कि राज के नीति निर्देशक शब्दों में रख दीजिए। जब उन्होंने ये कहा तो तुरंत ही उनका ठीक है कहां जगह है, कहीं नहीं, बोले भाग 4 में जगह है। भाग 4 बोले आर्टिकल कौन सा, 36 से 51 तक जगह खाली है। तो उसी में एक आर्टिकल आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 40 जो कि कहता है ग्राम पंचायत का गठन। तो इनके कहने पर ये आर्टिकल नंबर 40 दे दिया किसको, चलो भाई गांव को एक आर्टिकल दे देते, नाम है इसका आर्टिकल नंबर 40, भाग नंबर आपका 4, राज के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। जब आजादी मिल गई तो उसके एक व्यक्ति और आते हैं, नाम है इनका केसी कुमार, केसी कुमार। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पंचायती राज पर विशेष बल दिया और कहा कि भाई साहब एक नया मंत्रालय बना लो और उसका नाम क्या रखा जाएगा, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, और जिसकी पहली मंत्री कौन बनाए जाएंगे, एसकेडी बनाए जाएंगे, है ना, एसकेडी। तो एसकेडी का एक स्टेटमेंट भी है, यानी कथन भी है कि इन्होंने जो है गांव पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो कोई व्यक्ति जो है अगर पहली बार पंचायती राज मंत्रालय बनने जा रहा है और उसको मंत्री बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर नॉलेज होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि गली में किसी को व्यक्ति को पकड़ करके कोई भी पद दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, चलो आगे। अच्छा, उसके बाद जैसे मंत्रालय बना और एसकेडी को पहले मंत्री बनाया गया तो फिर एक व्यक्ति है और आए जिनका नाम था केसी नेहरू। इन्होंने ये कहा कि संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए कि हर व्यक्ति को जो है इसका लाभ मिल सके। तो उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, क्या करो कि एक पंचवर्षीय योजना बनाओ, यानी 5 साल की योजना बनाओ और ये देखो कि 5 साल में हम लोगों को क्या प्राप्त करना है और किस तरह से इसकी योजना बनाई जाएगी। और इस पंचवर्षीय योजना को, इनकी सिफारिश पर पंचवर्षीय योजना को एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था योजना आयोग, यानी कि पंचवर्षीय योजना को लागू कौन करने वाला है, ये बनाएगा कौन, तो आपका योजना आयोग। और ये घटना जो है वो आपकी है 15 और मार्च 1950 की, 15 से 1950 की जो है ये घटना है। और इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन रहेगा, वो आपका रहेगा पीएम रहेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के श्रीमन नारायण अग्रवाल, केसी कुमार अप्पा और केसी नेहरू, है ना। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग जान गए हैं और 1950 की कहानी को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अगस्त 1952 में। यहाँ पर क्या हुआ, एक राष्ट्रीय विकास परिषद को हम लोग कहते थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी। यहाँ पर ये क्या करती थी, ये करती थी कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति देती थी। कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं को, जो पंचवर्षीय योजना आयोग बना रहा था। ठीक है, अब आते हैं उनका अगस्त के बाद 2 अक्टूबर 1952 में व्यक्ति थे, नाम था इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कार्यक्रम लागू किया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब आपको बता रहा हूं, सामुदायिक मतलब कि सभी का विकास होना है। ठीक है, अच्छा, उस समय आपको पता होगा क्योंकि हम लोग तुरंत जो है आजाद हुए थे तो ज्यादा हमारे पास संसाधन नहीं थे, ना ही ज्यादा हमारे पास नॉलेज था कि हम लोग को, लेकिन सीधी बात है तो पिछड़े हुए थे तो ये चाहते थे कि हर व्यक्ति का विकास हो। ठीक है, इसको देखते हुए क्योंकि आपको पता है कि इसका विकास हो नहीं पा रहा था या फिर ये योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम से काम नहीं कर पा रहा था, तो 1953 में इसको जागरूक कर दिया, लोगों को जागरूक किया और फिर उस जागरूक के लिए 1953 में आई कौन सी, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, है ना, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस जागरूकता में इसकी मदद कर रहा था अमेरिका का एक एनजीओ जिसका नाम था फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है, तो फोर्ड फाउंडेशन जो है इसका मदद कर रहा था, किसका, जागरूकता फैलाने के लिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की। अच्छा, परिणाम क्या है, परिणाम ये निकला भाई असफलता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जितना भी बजट आ रहा था वो सिर्फ सरकारी व्यक्ति या फिर सरकारी अफसर के ही हाथों लग रहा था। कुल मिलाकर के गांव की जनता तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। जो भी जितनी बजट थे वो सिर्फ सरकार तक ही सीमित हो गए, है ना। आगे अब आपको पता होगा कि जब असफल रहता है 1953 में तो फिर ये हम लोग देखते हैं
कि असफल क्यों रहा, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा है भाई, असफल क्यों रहा। तो आप कहोगे असफल के लिए चलो एक काम करते हैं, चलो जांच करते हैं। अब जब जांच करोगे तो क्या बनाई जाएगी, आप कहोगे समिति बनाई जाएगी, ठीक है। तो इसी जांच के लिए असफलताएं क्यों हुई, वो उसकी जांच के लिए सबसे पहले काम करते हैं कौन, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आए और इनसे पूछा जाए कब आए थे, 1956 में, लेकिन रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1957 में, ठीक है। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति जब आई और इनकी रिपोर्ट जो थी वो त्रिस्तरीय थी, इसलिए इनको पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार या जनक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार, शिल्पकार या जनक कौन कहा जाएगा, तो आप कह देना बलवंत राय मेहता समिति। क्योंकि देखो एक बात समझ लीजिए, इनके नाम में 3 अक्षर है, बलवंत राय मेहता, तो आप कह देना कि 3 अक्षर है, इसलिए ये त्रिस्तरीय है। कौन कौन कहां पे होगा, तो आपका जिला, ब्लॉक और ग्राम में। जिला में कौन सी हो जाएगी, तो आपका जिला पंचायत, ब्लॉक में कौन सी हो जाएगी, तो आपका क्षेत्र पंचायत, और ग्राम में कौन सी हो जाएगी, ग्राम पंचायत। ये तीनों जगह पर अलग अलग व्यक्ति बैठेंगे और वो इस तरह से कानून बनाएंगे कि लोगों का विकास हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति जब ये तीसरी रिपोर्ट दी, तो इन्होंने कहा, इन्होंने बताया कौन थी, एनडीसी को, कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद को, कि भाई साहब मैंने जो है अपना काम कर दिया है, मैंने सजेशन दे दिया है, चलो एक काम करो, इसको प्रायोगिक तौर पर लागू कर दो। तो कौन कब आएगा, 12 जनवरी 1958 को इसको प्रायोगिक तौर पर उसी में 1958 में आंध्र प्रदेश में लागू करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। जब आंध्र प्रदेश में लागू किया जाता है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, तो 2 अक्टूबर 1959, क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो है हैप्पी बर्थडे रहता है 2 अक्टूबर को गांधी जी का, तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि काम करो, त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो चलो इसको जो है लागू कर देते हैं। और ऑफिशियली लागू करते हैं हम लोग कहां, राजस्थान में कहां, तो नागौर जिला का गांव जो कौन सा है, तो बगदरी गांव, ठीक है। तो आपका स्टेट, जिला और गांव तीनों पूछे जाए तो आप बता देना, राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में इसको जो है लागू कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे और पूछा जाए कि बताइए ऑफिशियली, देखो प्रायोगिक तौर पर 1958 में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, लेकिन उसी वर्ष 1958 में आंध्र प्रदेश में ऑफिशियली भी लागू किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1960 में 3 राज्यों में, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू किया जाएगा, 62 में महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा, 63 में गुजरात में लागू किया जाएगा और 64 में पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इस समय पेपर थोड़े टफ बन रहे हैं, तो इसलिए कौन से जो है राज्य में कब लागू हुआ वो भी हमने जान लिया है, ठीक है। थोड़ा सा 2 कदम देखो आगे रहना पड़ेगा, जो सामान्य है भीड़ ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, इतनी आसानी से नौकरी मिल नहीं रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब बलवंत राय मेहता समिति का काम खत्म हो जाता, तो आते व्यक्ति जिसका नाम था अशोक मेहता, और अशोक मेहता में शब्द है 2, इसलिए ये 2 स्त्री हो जाएगी। और ये व्यक्ति क्या कहेंगे कि जिला परिषद बना दो और मंडल पंचायत बना दो, बाकी गांवों को कर दो खत्म, ठीक है। और संपूर्ण शक्ति व्यक्ति कहते हैं कि जिला जो है परिषद को दे दी जाए। अशोक मेहता समिति का जो गठन है वो आपका हो जाएगा 12 दिसंबर 1977, यानी कि ठीक 20 साल बाद, सप्ताह में 20 जोड़ दीजिएगा, 17 बच जाएगा, और जब इसको पेश किया जाएगा 21 अगस्त 1978। सदस्य इसके जो है कुल थे 13 और चुनाव उन्होंने दिए थे 132, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने कुछ सिफारिशें दी, क्या कि न्याय पंचायत बना दो गांव के लिए, और गांव में जो है जो पंचायत समिति उसको कर के लिए भी शक्ति दे दीजिए, और SC/ST का आरक्षण दे दीजिएगा, तथा राज्य वित्त आयोग बना दीजिएगा, निर्वाचन आयोग बना दीजिएगा, और जो अपने निर्वाचन आयोग है, अगर चुनाव 6 महीने के मान लो भीतर, अगर मान लो कोई बेहतर हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर जो है को चुनाव कराना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें उन्होंने बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अशोक मेहता की ये चीजें थी, अस्वीकार हो गई, फेल हो गई, लेकिन तब भी ये लागू हुई कहां पर, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में, ये जो है 3-4 जगह ये लागू हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ये कौन सी, ये हो जाएगी आपकी जीवीके, ये पी लिख गया भाई गलती से, इसको कर दो जी। चलो आगे, तो जीवीके राव समिति कब आती है, 1985 में आती है, और इनका जो है नाम था, क्योंकि 4 अक्षर है जीवीके और साथ में राव, इसलिए हो जाएगी 4 स्तरीय, कहां तो राज्य, जिला, मंडल और ग्राम, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या सुझाव दिए थे भाई, वित्त आयोग बना दो, कार्यकाल जो है 5 वर्ष कर दो, आरक्षण जो है SC/ST को तो आप दे रहे हो, लेकिन साथ साथ में आपको महिला को भी आरक्षण देना पड़ेगा,
ये जीबी के राउंड थे, ठीक है। आगे आते हैं एलएम सिंगवी। अब सिंगवी को याद कैसे करोगे? आप बात करो शेर है, शेर का जो बहुत बड़ा पंजा होता है, पंजे में होते हैं 6 नाखून, तो इसलिए हो जाएगा 1986, ठीक है। तो सिंगवी ने क्या कहा, इन्होंने कहा जो चुनाव है वो आपके गैर दलीय होना चाहिए तथा नियमित होना चाहिए, कोई दल नहीं होना चाहिए, नियमित चुनाव करा दो, स्थानीय सुशासन को सामान्य मान्यता दे दो, ठीक है। पंचायत में आर्थिक और वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दो, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। और ग्राम पंचायत का न्याय पंचायत में इसका ग्राम पंचायत में ग्राम न्यायालय का गठन करा दो। तो ये प्रयोग बात थी किसकी? सिंघवी की। आते हैं पी के थोमस समिति, ये आई थी 1988 में। पंचायत के लिए इन्होंने सबसे पहली बात की संवैधानिक दर्जा, और हालांकि संवैधानिक दर्जा तो यहाँ पर भी बात की जा रही है ना, यह बात की, लेकिन इनके बारे में जो है पहले इन्होंने की, उसके बाद जोर ज्यादा इन्होंने दिया था, और इन्होंने कहा कि वही विषय जो है जो पंचायत व्यवस्था है उसको राष्ट्र सूची के विषय बनाने, केंद्र सूची के विषय बना दीजिए। एक जो है कुछ समिति मैंने जो है यहाँ पर लिख दी है, कुछ समिति मैंने यहाँ पर लिख दी है। बलवंतराय मेहता समिति 1956 में आई थी, अशोक मेहता 1970 में आई थी, जीवी के राव 1985 में आई थी, सिंघवी 86 में आई, थोंगन 88 में आई, के सत्ताराम 63 में आई, सादिक अली 1964 में आई, और हरमंत जो समिति 1983 में आई, ठीक है। तो अच्छा, ये हरमंत समिति याद कैसे करोगे? आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप वो कब जरूर जीता था, 1983 में जीता था, तो याद रखो कि वैसे हमारी टीम इंडिया हार रही थी, लेकिन जब, क्योंकि आपको पता है भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, तो सबसे बड़ा जो हनुमान जो व्यक्ति कौन थे, या फिर उसमें भगवान कौन थे, वो हनुमान जी थे। तो इससे याद कर लेना, हनुमंतराव समिति कहां से हो गई? 1983 में कपिल देव के वर्ल्ड कप में, ठीक है। सिंघवी समिति, सिंह के पैर कितने होते हैं? बोले होता तो बड़ा है, लेकिन नाखून कितने होते हैं? 6 नाखून होते हैं, तो इसलिए 1986 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कुछ छोटी छोटी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि ये चीज आपको भूलो करेंगे, और जब थोड़ा जब बर्डन आता है तो उसमें ये शॉर्ट ट्रिक आपको थोड़ी काम आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होगा जब ये समिति की बात हो गई, तो फिर 1989 की बात छोटी सी है कि उसमें राजीव गांधी जी थे, उन्होंने 64 में जो है संविधान संशोधन के लिए बिल पेश किया, जो कि लोकसभा द्वारा जो है क्या हो गया, अस्वीकार कर दिया, तो वहां पे पास नहीं हो पाया, तब भी आपको पढ़ के जाना। फिर बात आती है उस दिन ये मामला शांत आया 1992 में, उस वक्त प्रधानमंत्री थे जो है नरसिम्हा राव, इन्होंने पंचायती राज विधेयक जो है लाए, जिसको लोग कहते हैं 73वां संविधान संशोधन। तो लोकसभा पास हुआ था 22 दिसंबर 1992 को, उसके बाद राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को ये पास हो गया, जबकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए थे 20 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल 1993 को जो है ये अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। सबसे पहले लागू करने वाला देश था मध्य प्रदेश यानी एमपी, और इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इस पंचायती राज को जो है संविधान दर्जा देने के लिए भाग नंबर 9 में हम लोगों ने 16 नए आर्टिकल जोड़े, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक, ठीक है। और इसको 11वीं अनुसूची में जगह दी गई, और यहाँ पर 29 विषय इसको दे दिए गए, जिस पर पंचायतें जो है अपनी शक्ति के बना सकती है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपसे जो है 100% यहाँ से क्वेश्चन एकदम बनाने की प्रयास करेगा कि वो आर्टिकल बताओ कौन कौन से, जब ये भी क्वेश्चन बनाएगा तो 16 नए आर्टिकल में यही आपको याद करा देता हूँ। सबसे पहले 243, कोई भी आर्टिकल है सबसे पहले वो है अपनी परिभाषा लिखेगा, तो 243 में क्या लिखा होगा? सब परिभाषा लिखी होगी। 243 के ए में क्या लिखा होगा? दूसरे ए को हो जाएगा असेंबली, असेंबली में क्या होता है? सभा, मतलब कि ग्राम सभा का उल्लेख रहा होगा इसमें। 213 बी का मतलब होता है बिल्डअप, निर्माण करना, किस तरह से जो है ग्राम पंचायत का निर्माण होगा। C4 क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन, किस तरह से इसका संरचना बनेगी, किसकी? ग्राम पंचायत की, तो ये आपका 213 सी हो गया। 213 डी को होता है दबे लोग, दबे लोगों के लिए क्या करोगे? आप आरक्षण का प्रयोग करोगे, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था में बताई गई होगी। ई को आपको याद रखना है ईयर, ईयर का मतलब होता है समय, यानी कि पंचायतों का कार्यकाल रहा होगा। एफ को क्या हो जाएगा आपका? फेल, और जब कोई फेल होता है तो उसको आप कहते हैं अयोग्यता, तो जो है सदस्यों की अयोग्यता का बारे में बताया जा रहा होगा। जी को हो जाएगा जीनियस, जीनियस के पास होती है शक्ति, इसका मतलब ग्राम पंचायत शक्ति बताई जा रही होगी। आई को हो जाएगा आपका इनकम, और जब इनकम होता है तो वो कहां से आएगा? वित्त से आएगा, तो राज्य का आयोग बताया गया है। 213 जी को हो जाएगा जज, तो जज का मतलब होता है लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा हो जाएगी आपकी। के को हो जाएगा आपका क्या? इलेक्शन, 213 की इलेक्शन। 213 एर मतलब होता है लागू होना, एम हो जाएगा मना करना, और दूसरा एन हो जाएगा निरंतर बने रहना, और ओ हो जाएगा
आपका ऑब्जेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्शन से मतलब है कि जब भी आपकी पंचायतों से संबंधित कोई निर्णय लिया जाएगा तो आप उसके खिलाफ जो है माननीय न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन भी यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक स्तरीय पंचायत व्यवस्था कहाँ पर आप कहोगे? केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, यानी कि 5 राज्यों में एक स्तरीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य जो अल्पसंख्यकों को पंचायत में आरक्षण देता है, तो आंसर आपको याद कर लेना है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, केंद्र जो सरकार है उसने पंचायतों के बारे में 50% आरक्षण दे दिया था। ठीक है, कब? 2009 में। किसको? महिलाओं को। तो ये जो अपनाया था किसने? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला, पंचायत में जो आरक्षण है 1/3 आरक्षण आपको पता है फिक्स है महिलाओं के लिए, साथ में SC ST के लिए है, और हर 5 वर्ष में आपको पता है एक रोटेशन यानी चक्र व्यवस्था में यह आरक्षण दिया जाता है। लेकिन एकमात्र अपवाद वाला राज्य है जो इस व्यवस्था को 10 वर्ष बाद लागू करता है, यानी 10 वर्ष बाद वहां परिवर्तन होता है। नाम है तमिलनाडु। और मैंने आपको कहा था कि अन्य समुदाय के लिए राज्य अगर चाहे तो वो आप जो है आरक्षण दे सकता है। OBC के लिए यूपी सरकार ने सन 2000 में जो है अनुमति दी थी। तो बीपी वाले ये पिछली 1 से 1.5 घंटे की जो मेहनत है मैंने आपको इस लेक्चर के बारे में बताया। अब हम लोग जो है आगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पंचायती राज जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज जो अधिनियम है ये, ठीक है, 3 टॉपिक मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, 3 बचे हैं जो चैप्टर नंबर 1 में जो सिलेबस में दिए गए हैं। याद रखो इस बोर्ड से की इस क्लास से 100% सवाल आया है, जिस दिन एग्जाम होगा वहां से ये मेरी क्लास है, मैं इसको जो है इस YouTube पे चैनल पे पड़ा रहेगा, वहां से आप मिला लेना भाई और मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में आप जो है फिर मिलिएगा, अपना फीडबैक जरूर देना। फीडबैक अगर आप दोगे तो फिर हम लोग जो है जल्दी क्लास लाएंगे। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है अगर आप यूथ की किताब या छोटी छोटी किताब पढ़ोगे वहां मात्र 1 पेज में खत्म कर दिया गया है। तो आप बताओ कि जितना वो डेटा वहां खत्म कराया गया मैं उतना ही बताऊं, या फिर अगर आप चाहो तो मैं उसको डिटेल में होकर के कम से कम आधे या 1 घंटे का लेक्चर बनाऊं उस पर, सिर्फ मात्र उत्तर प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से टॉपिक दिया है तो एग्जाम में सवाल डीपली भी बना सकता है। तो आप कितना पढ़ना चाहते हो? किताब में दिया उतना, या फिर आपको लग रहा है और डिटेल में जो है आप पढ़ना चाहते हो? तो कमेंट करके अपना फीडबैक देना है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। एक बार अपना फीडबैक करके बताइएगा कि पंचायत राज उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम आपको कितना पढ़ना है, जितना किताब में दिया है सब उतना, या फिर बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।